हेलो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, मस्त, एकदम स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, निश्चित ही मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष, आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। जैसा कि पता है बच्चे सभी लोगों को कि हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 12th की, जिसमें पहले चैप्टर के बारे में हमने बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं। आपके साथ लगभग 10 से 11 लेक्चर आ चुके हैं पूरे। उनको आप अच्छे तरीके से देखिए और अपने सेशन 2024 और 25 की तैयारी को बेहतर बनाइए। आपके साथ पूरे एनर्जी के साथ लगे हैं और जो विश्वास आपको दिलाया है वो पूरे साल आपके साथ इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। डेरिवेशन को समझाया है, सब चीज़ों को आगे इसी तरीके से कैरी ऑन करेंगे। बस आप सपोर्ट करते रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। जिन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें पढ़ने की वास्तविकता में वो अपनी हिम्मत को जगाना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही काम की है। तो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों की मदद हो सके। चलिए आगे जो बात करते हैं, वो आगे जो टॉपिक्स है उसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। इससे पहले जस्ट वीडियो आया था, उसमें हम लोगों ने बात की थी निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, अक्षीय स्थिति में तीव्रता की। अब हम लोग बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो तीव्रताएं आएंगी, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना है। तो हमें ये पता है कि दो आवेश जब होते हैं तो एक आवेश के कारण तीव्रता आती है 1/4πε0 Q/r²। तो दो आवेश होंगे तो दो तीव्रताएं आएंगी। अब तीव्रताएं हैं सदिश राशि। तीव्रता कैसी राशि होती है? सदिश। इसका मतलब है यहाँ पर भी दो राशियां होंगी जो सदिश होंगी। उनके हम लोग देखेंगे कि क्या पोजीशन बनेगी, कहाँ पर दिशाएं होंगी, किस आधार पर क्या क्या इनका डिवाइडेशन हो गया। सबसे पहले चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं क्या कहानी आगे निकल के आएगी। तो सबको पता है द्विध्रुव बनाने के लिए अपने पास आवेश होंगे कितने? दो। ये रहे, एक माइनस तो दूसरा प्लस, एक माइनस और दूसरा प्लस, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी लेके चले बच्चा? 12। ये रही, ये बन गया अपना द्विध्रुव। क्या बन गया? वैद्युत द्विध्रुव ए बी। ए बी एक क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं तो ज़्यादा, चूँकि डायग्राम बनाने में अभी थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। दो आवेश, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 12 है। ठीक है, दोनों के आवेश की बीच की दूरी कितनी है? 12। और ये ए बी क्या बन गया? एक वैद्युत द्विध्रुव आपके सामने तैयार हो गया है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आपके सामने तैयार है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालनी है। इसका मतलब ये है कि इस अक्ष के परपेंडिकुलर यहाँ पे या पे परपेंडिकुलर यहाँ पे आपको तीव्रता निकालनी, ये कहलाती है निरक्षीय स्थिति। तो हमने क्या किया, इसका जो द्विध्रुव का मिड पॉइंट था उसको मान लिया ओ। ओ से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। ओ से स्मॉल आर दूरी पर, ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक कोई पॉइंट है क्या? पी, जहाँ पर हमें तीव्रता को फाइंड करना है। कोई पॉइंट है क्या? पी, जहाँ पर हमें तीव्रता फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर अगर तीव्रता निकालनी है तो हमें ये वाली दूरी पता है, लेकिन ये वाली दूरी से हमें कोई मतलब है नहीं। ये वाली दूरी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो दूरी पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए आवेश से। तो हम क्या करेंगे, इस आवेश से इस बिंदु को मिला देंगे, इस आवेश से इस बिंदु को मिला देंगे। ये लो, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट P है, आवेश से इस P तक की दूरी निकालनी है। ठीक है, इस आवेश से क्या निकालना है? P तक की दूरी। और यहाँ पे जो एंगल मान के चलेंगे वो कितना है? थीटा है। ठीक है, ये एंगल कितना है? थीटा है। अब ये बताइए हमें कि आप सभी को पता है कि ये क्या बन गया है? ये 90 डिग्री एंगल बन गया है। यहाँ पे भी 90 डिग्री बन गया है। तो 90 डिग्री एंगल जब बनता है तो वो बनाता है एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाता है बेटा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की कंडीशन होती है, समकोण त्रिभुज की कंडीशन होती है कि इसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीनों के नाम होते हैं स्पेशल। 90 के सामने की जो भुजा होती है उसको नाम देते हैं कर्ण, थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसको नाम देते हैं लंब, और जो तीसरी भुजा बचती है उसको कहते हैं आधार। ठीक है बच्चा, तो इसका मतलब है ये कर्ण है, ये कर्ण है, तो हमें कर्ण निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? कर्ण। तो सभी को पता है अगर ये 2l है तो ये आधी दूरी कितनी बचेगी? l, और ये वाली भी कितनी बचेगी? l, यानी ये वाली r है और ये वाली l है, यानी कि ये आपका लंब है वो कितना है? r, और जो आपका आधार है वो कितना है? l। तो कर्ण निकालने के लिए सभी को पता है कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है? k स्क्वायर बराबर होता है l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। होता है कि नहीं? तो कर्ण का स्क्वायर जब निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर। तो अब जब कि अकेला निकालेंगे फाइनली तो क्या निकल के आएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब है ये वाली डिस्टेंस आपने निकाल ली, कितनी आ गई? ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वाली भी डिस्टेंस आपकी कितनी आएगी? सेम आएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
बोलो हाँ या ना। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर होगी। दूरी पता चल गई आपको, दूरी पता चल गई, प्लस क्यू से दूरी कितनी है और माइनस क्यू से दूरी कितनी है। अब हम लोगों को देखना है दिशा। क्या देखना है? दिशा। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आप निकालेंगे तो सभी को पता है इस पॉइंट से दूर की ओर होगी, कुछ ऐसी E1। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आवेश से दूर की ओर, तो वहां पे हो गई। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आप निकालेंगे तो इधर को होगी, E2। इतनी बात क्लियर है? सभी को पता है बच्चा कि जब हमारे पास कोई त्रिभुज होता है, जब हमारे पास कोई त्रिभुज होता है, ये लो त्रिभुज है, त्रिभुज का जो बाहर का कोण होता है वो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला निश्चित है कितना होगा बेटा? 2 थीटा होगा कि नहीं होगा? अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक उधर को जा रही है एक इधर को, तो परिणामी जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो परिणामी मिलेगा वैद्युत क्षेत्र का वो इधर को मिलेगा, यानी ये हो गया वैद्युत क्षेत्र का परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र है वो ये मिलेगा। हम यहाँ पर अब हमारे पास कोई सदिश जब अपने पास होता है, जब उसकी दो दिशाएं होती हैं तो वहाँ पर हम करते हैं बेटा क्या? घटक करते हैं। घटक क्या से करेंगे उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान के चलिए अपने पास एक कार है, क्या है बच्चा? कार है। अपने पास एक कार है और इस कार पे बढ़िया सी कार है अपने पास। इसको क्या किया हमने? चिंटू ने इसको उठाया। क्या किया? चिंटू ने इसको उठाया। उठाने के लिए प्रोसेस क्या होगी बच्चा? जब चिंटू इसमें ऐसे फोर्स लगाएंगे ऊपर को, इसको उठाएंगे, जब चिंटू इसको उठाएंगे फोर्स इसमें लगाएंगे, ऐसे ये रहा चिंटू और ये इसका बल हाथ रहा, इसने इसको उठाया, तो आपको पता है ये जो कार है वो ऊपर को उठेगी और कुछ आगे को बढ़ेगी। बोलो लगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और ये एंगल मान लो थीटा एंगल से इसने उठाया। कितने एंगल से उठाया? थीटा एंगल से उठाया। जब इसको थीटा एंगल से ये उठाएगा, ये बल लग रहा है तो दो दिशा में लग रहा है, एक ऊपर को और एक इधर को। तो हमें पता है जब इसके कक्षा 11 में हम घटक करते थे तो जो आपकी सदिश राशि है उसके अनुदिश जो घटक बनता था उसको कॉस के साथ लेते थे। एफ मतलब थीटा जिस दिशा में लग रहा है वहाँ पर जो घटक होगा वो कॉस के साथ आएगा, और जो थीटा के जस्ट 90 पे होगा वो आएगा एफ साइन के साथ। किसके साथ आएगा बच्चा? साइन के साथ। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझना है। जब आपके पास राशियां, एक राशि जो है वो दो जगह पे वर्क करे, कितनी जगह पे? दो जगह पे, तो उसके हम लोग करते हैं घटक। और घटक ऐसे होते हैं जो थीटा के साथ होता है, जो घटक ये वाला इधर पे फोर्स बल आगे खिसकेगी, बस जो कार है वो आगे खिसकेगी तो आगे को वर्क करेगा एक फोर्स, और कुछ कार ऊपर को उठेगी तो ऊपर को वर्क करेगा। जो थीटा के डायरेक्शन में होगा उसे कॉस के साथ लेंगे और जो थीटा के 90 पे होगा उसे साइन के साथ लेंगे। इतनी बात क्लियर है? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करिए आप। ये है कोई पॉइंट P। क्या है बच्चा? P में हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक E1 इधर को है कि नहीं है, और एक दिशा है इधर को E2, है कि नहीं? तो हम ये देखें और यहाँ पे जो परिणामी मिलेगा वो ऐसे मिलेगा E। ठीक है, ये क्या हो गया? थीटा1 थीटा, और ये भी क्या है? थीटा। ठीक है। जब आप क्या करोगे? E1 के घटक करोगे। किसके? E1 के जब आप घटक करोगे तो हमें ये देख रहे हैं कि जो E1 का घटक होगा वो होगा एक तो E1 थीटा के साथ क्या? कॉस थीटा। जो थीटा यहाँ पे बन रहा है तो ये E1 कॉस थीटा देगा, और इसके परपेंडिकुलर ये क्या देगा? E1 साइन थीटा देगा कि नहीं देगा? बोलो हाँ या ना। जो E1 है वो डायरेक्शन दो दिशाओं में काम कर रहा है, एक थीटा की दिशा, मतलब जो E है ये टोटल E है, एक E1 में काम कर रहा है और एक E2 में काम कर रहा है। तो E1 का जो थीटा के साथ घटक होगा वो क्या होगा? E1 कॉस थीटा, और E का जो E1 का घटक होगा वो होगा E2 साइन थीटा। ऐसे E2 का जो घटक होगा थीटा के साथ, ये क्या होगा बेटा? E2 कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ बना है तो ये कॉस थीटा देगा, और इसके जस्ट 90 डिग्री पे ये आएगा, वो क्या देगा? E2 साइन थीटा देगा कि नहीं देगा? इतनी बात अगर आपने समझ पाई तो आप इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर से सुनेंगे बच्चा, जो E है वो दो जगह पे वर्क कर रहा है, एक इधर को और एक इधर को, इसके भी दो घटक होंगे, इसके भी दो घटक होंगे। ये थीटा के साथ बनाएगा तो कॉस लिखेंगे, जस्ट 90 पे साइन में लिखेंगे। ये E1 थीटा के साथ कॉस में, 90 के साथ साइन में। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या कहानी है। कहानी ये है बच्चा, अब हम इसको लिखेंगे कैसे उसको समझते हैं। द्विध्रुव की जो निरक्षीय स्थिति है उसको समझने का प्रयास करते हैं। माना AB एक द्विध्रुव है। क्या है? एक द्विध्रुव है। माना AB एक क्या है? द्विध्रुव, जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। जो -q तथा +q आवेश या आवेशों से मिलकर बना है। -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, और इनके बीच की दूरी
और उनके मतलब आवेश होंगे, उनके बीच की दूरी कितनी है बच्चा? 12 है। ठीक है, 12 है। माना ए बी के मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है जहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ क्या करना बच्चा? तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर होगी क्या? इतनी बात सभी लोगों को एकदम से क्लियर होगी? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारे पास बस वही दो कॉन्सेप्ट है, माइनस क्यू से दूरी पता होनी चाहिए, ये रही, प्लस क्यू आवेश से दूरी पता होनी चाहिए, ये रही। अब घटकों का सीन है, तो जो टोटल तीव्रता आएगी वो E1 को जोड़ के आएगी, E1 को जोड़ के और E2 को जोड़ के आएगी कि नहीं आएगी? अब बात समझते हैं E1 की वैल्यू कितनी आएगी। पहले तो हम ये देखते हैं थोड़ी सी बात कि प्लस क्यू से P की दूरी, P तक की दूरी कितनी है बेटा? √r² प्लस L², तथा तीव्रता E1, तथा तीव्रता कितनी लेके चल रहे हैं? E1 है। कितनी है? E1। माइनस क्यू से जो P तक की दूरी है बच्चा वो भी सेम है, √r² प्लस L², तथा तीव्रता जो है वो कितनी है? तथा तीव्रता है आपके पास E2। कितनी है बेटा? E2। ठीक है बच्चा, चलिए अब तीव्रता दूरी पता चल गई, तीव्रता हमने लिख ही ली। अब हम करेंगे घटक E1 व E2 के घटक। क्या लिखेंगे? घटक। E1 व E2 के घटक करेंगे। तो E1 व E2 के घटक करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है बेटा वो ये है कि E1 का समांतर जो घटक होगा, E1 का समांतर घटक जिसका नाम होगा क्या? E1 cos थीटा। समांतर घटक हमेशा cos में लिखा जाता है। और E1 का जो लंबवत घटक होगा जस्ट 90 पे लंबवत E1 का समांतर घटक, E1 का लंबवत घटक जो होगा वो क्या होगा बच्चा? E1 sin थीटा। सेम यहाँ पे E2 के लिए लिखेंगे। E2 का समांतर घटक जो होगा वो क्या होगा? E1 cos थीटा, सॉरी E2 cos थीटा। और E2 का लंबवत घटक जब लिखेंगे, लंबवत घटक, तो उसको लिखेंगे E2 sin थीटा। ठीक है बच्चा। अब जब E1 की आप लिखोगे, E1 कितना होगा? E1 की जो वैल्यू लिखोगे वो क्या होगी? 1/4πε0 Q/r। r मतलब ये रहा √r² प्लस L² का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। ऐसे ही जब E2 लिखोगे आप तो यही आएगी 1/4πε0 Q/√r² प्लस L² का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बात? इतना बात बताइए, यहाँ तक सभी लोगों को एकदम से क्लियर हो गई होगी? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यानी कि हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, अब एक चीज़ ये देख पा रहे हैं कि E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू दोनों कैसी हैं बेटा? सेम। आवेश सेम है, दूरी सेम है, तो E1 और E2 के मान कैसे हैं? सेम। अब जो टोटल E मिलेगा वो E1 और E2 को जोड़कर मिलेगा। तो हम एक चीज़ देखें, हमने सदिश राशियों में ये पढ़ा है कि अगर इनकी दिशा एक के ऊपर है एक के नीचे है तो ये बराबर है E1 का मान और E2 का मान कैसा है? बराबर है कि नहीं है? देखो E1 और E2 दोनों बराबर हैं, लेकिन दिशा में कैसे है? एक ऊपर को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं E1 की दिशा ऊपर है और E2 की कहाँ है? नीचे है। तो ये बराबर है और बराबर है परिमाण में, और दिशाओं में कैसे? अलग अलग। जब इनको आप घटाओगे तो आंसर क्या आएगा बच्चा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये मान सेम है और ये भी सेम है। जब घटाएंगे तो एक ऊपर एक नीचे, दिशाएं अलग अलग हैं, तो ये मान सेम है, ये मान सेम है। जब घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो फाइनली तीव्रता मिलेगी वो इन दोनों घटकों को जोड़ने पर मिलेगी। कौन से? समांतर घटकों को। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को लिख रहे हैं आपके सामने, कुछ चीज़ों को हम लिख रहे हैं आपके सामने। क्या कहानी है? कहानी ये है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। चूँकि E1 sin थीटा व E2 sin थीटा बराबर व विपरीत दिशा में है, बराबर व विपरीत हैं, विपरीत दिशा में हैं, बराबर हैं और कैसे हैं? विपरीत दिशा में हैं। इसलिए
ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा? निरस्त मतलब काट देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, इसलिए बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता समांतर घटकों के योग से प्राप्त होगी। समांतर घटकों के योग से प्राप्त होगी। योग क्यों कर रहे हैं? योग इसलिए कर रहे हैं कि दोनों सदिशों की दिशाएं कैसी हैं बेटा? सेम है, एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए इनका जो परिणामी होगी तीव्रता वो योग से मिलेगी। तो जो परिणामी तीव्रता है वो हम मान ले रहे कितनी है? E, इसलिए जो E होगा वो कैसे मिलेगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा से मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चा? बोलो हाँ या ना। अब चूंकि हमें पता है कि E1 और E2 कैसे हैं, देखो जरा, E1 और E2 के मान कैसे हैं? सेम हैं। तो चाहे E1 की जगह पे E2 रख दो, चाहे E1 की जगह पे E2, एक ही बात है। तो E बराबर फाइनली क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे E2 लिख दे रहे हैं, E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्या हो जाएगा बच्चा? E बराबर E2 cos थीटा एक बार, E2 cos थीटा एक बार, तो दो बार लिख लें। 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हो। E1 की वैल्यू रख देंगे, cos थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू, सॉरी E2 है ये, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो E2 की वैल्यू यही तो है, इसका होल स्क्वायर ये रहा, इसको कैंसिल कर देगा आगे चल के। cos थीटा की वैल्यू देखते हैं बेटा, यहाँ पे cos थीटा लगाएंगे, जब यहाँ पर cos थीटा लगाएंगे तो हमें ये दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू कितनी है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू कितनी है बेटा? R, और ये कितनी है? L। तो यहाँ पे जब थीटा देखेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चा? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा जब लगाएंगे तो आधार का मान क्या है? L है, और कर्ण का मान क्या है बच्चा? रूट ऑफ स्क्वायर L स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो cos थीटा की वैल्यू इतनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सभी को क्लियर है? यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। तो cos थीटा जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बच्चा? L, और कर्ण कितना है? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये लो, यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट कर रहे हैं cos थीटा की। cos थीटा का मतलब है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण करेंगे तो E बराबर 2 अंदर ले रहे हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2, 2 अकेला ले रहे हैं, और यहाँ पे ये काट देगा तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का कुछ नहीं, यहाँ पे एक ही वैल्यू रखते हैं। ये क्या है आपका? A है आपका आधार। आधार कितना है बेटा? L है आधार, और कर्ण कितना है? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है बच्चा, यहाँ पर नीचे दिख रहा है सभी को? नीचे दिख पा रहे हो? नहीं दिख रहा है, चलो इसको हम रेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ये, यहाँ पे हम रेज करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। क्या कहानी है? जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे किसकी जैसे ही आप वैल्यू रखोगे क्या? आधार और कर्ण की, तो E बराबर जो फाइनली निकल के आएगा वो आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये तो कट गया तो ये बचा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और 2 है तो 2 लिख लिया ये वाला। आधार की वैल्यू L है और कर्ण की वैल्यू है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितनी है? L, ये रहा आधार, और कर्ण की वैल्यू कितनी है? रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे समझते हैं। आपको पता है कि x इंटू एक्स की पावर 1/2 का आंसर क्या आएगा? x की पावर 3/2, क्योंकि x की पावर ये 1 लिखा है, 1 प्लस 1/2, तो फाइनली 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? ये वाली कैलकुलेशन। तो यहाँ पे वही है, देखो बेटा, एक जे एल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 पावर, और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट है, मतलब 1/2 की पावर, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये वाली कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं और लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक चीज़ और कि ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये बन गया सर P, चूँकि P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L, इसलिए P की वैल्यू होगी, तो हम यहाँ पे P लिख दें। P अपॉन ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। क्या हो जाएगी बच्चा? 3/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसके बाद जो आगे प्रोसेस होगी वही वाली प्रोसेस, चूँकि क्या है, R स्क्वायर का जो मान है वो बहुत बड़ा है, किससे? L स्क्वायर से, इसलिए L स्क्वायर को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर। ठीक है बच्चा, तो E बराबर फाइनली क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर
आर की पावर 3/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो फाइनली क्या आ जाएगी, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, पी अपॉन आर क्यूब। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब निरक्षीय स्थिति में तीव्रता हमने देखी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आई, पी अपॉन आर क्यू। जबकि अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता आ रही थी वो आ रही थी 2p अपॉन आर क्यू। कितनी आ रही थी बच्चा, 2p अपॉन आर क्यू। तो एक चीज समझ में आ रही है कि जो अक्षीय स्थिति में तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की डबल होती है, मतलब दोगुनी होती है। क्या होती है, दोगुनी। ये क्या है आपकी निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, नीचे लिख भी सकते हैं, ये तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता है, ये तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता है, निरक्षीय स्थिति की तीव्रता है, ये तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता है। ठीक है, आगे और बात करेंगे, कुछ डिस्कशन और करेंगे, फिर इसके बारे में इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए सारी चीज़ों को, सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक ही जगह पे हमने सब चीज़ों को समाहित कर दिया है, आपके सामने सब चीज़ें हैं, बस इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, सहयोग करिए, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए अच्छे बच्चों के साथ, जो पढ़ना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। आप भी पढ़ते रहिए, बराबर रेगुलर तरीके से वीडियो देखिए और 2024-25 आपके लिए बेहतर होगा निश्चित ही। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, डेली पढ़िए, क्योंकि कंटिन्यूटी इज़ द की ऑफ सक्सेस। जब आप धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। आप सोचें एक दिन में आप चीज़ों को कवर कर लेंगे तो ये आपकी अवधारणा गलत है, इसमें सुधार लाइए। अपने थोड़ी चीज़ों को डेली अपडेट कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, नई चीज़ों को सीखिए, नई चीज़ों को ग्रहण कीजिए, जो चीज़ें आपको आ गई हैं उनको विस्तार करने का काम कीजिए, उनको बताने का काम कीजिए। इस तरीके से आप अपने आप को तो सीखते ही सीखते अपडेट करते हैं, दूसरे लोगों को भी बताते हैं कि पढ़िए, पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। न केवल एक केवल फिजिक्स केमिस्ट्री को नहीं पढ़ना है, वो भी हमने आपको बताया था। अपने आप को अपडेट कीजिए, नई चीज़ों को देखिए, समाज में क्या चल रहा है उसको देखिए, नई नई चीज़ों को देख के सीखिए, अपने आप को रेगुलर वे में पढ़िए। किताबें बोलती हैं, किताबें बातें करती हैं जब आप उनसे मिलते हैं। चूँकि कोई कहता है कि सर हमें समझ में नहीं आता चीज़ें, हम भूल जाते हैं चीज़ें। भूलने का प्रोसेस बेटा सभी के साथ है, आपके साथ अकेला नहीं है। फिर से एक बार पूरी चीज़ों को रिवाइज करते हैं। अगर कोई बच्चा कहता है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो समझने होने का ये प्रोसेस नहीं है बेटा कि आपको अकेले समझ में नहीं। हर बच्चे के साथ ये समस्या है, तो लेकिन ये समस्या को दूर करने का भी उपाय हमारे पास होता है। हमारे पास उपाय ये होता है कि आप जानते हैं कि जिन मित्रों के साथ आप ज़्यादा देर तक रहते हैं वो आपकी मित्रता गहरी हो जाती है, उनके साथ होती है कि नहीं। जिन लोगों के साथ आप जितना ज़्यादा समय गुजारते हो उनके साथ मित्रता या उनके साथ जो बिहेवियर है आपका बहुत अच्छा हो जाता है, उनके साथ बॉन्डिंग कैसी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। सेम प्रोसेस आपका पढ़ाई के साथ होता है। अगर आप पढ़ाई के साथ डेली रेगुलर वे पे मिलते रहते हैं, उनसे आप चीज़ों को समझते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो आपको निश्चित ही पढ़ाई में भी यही आपको फ़ायदा होता है, उनके साथ भी बॉन्डिंग आपकी अच्छी हो जाती है। जो बच्चे आपसे बेहतर हैं, जो बच्चे आपसे ऐसा लगता है कि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो निश्चित है उनके साथ उनका जो टाइम होगा वो पढ़ाई के साथ ज़्यादा होगा, उनकी जो बॉन्डिंग होगी वो किताबों के साथ ज़्यादा होगी, उनकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छे वीडियो के साथ ज़्यादा होगी, उनकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छे बच्चों के साथ ज़्यादा होगी। इसलिए वो आपसे बेहतर कर पा रहे हैं। तो आप भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर करने के लिए आपको पहले करना होगा परिवर्तन, वो होता है खुद से। जब आप खुद में परिवर्तन लाएंगे तो आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए और अपना व्यक्तित्व इस तरीके से डेवलप कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।